नेक्स्ट चलते हैं अब केमिस्ट्री पे, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट। वेरी इजी, मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट अमंग द थ्री। जितना स्कोर यहाँ से खींच सकते हो खींच लो, हमें फर्क नहीं पड़ता मैथ से आए स्कोर, फिजिक्स से आए, केमिस्ट्री से आए, हमें सिर्फ मार्क्स से मतलब है। केमिस्ट्री अगर इजी है तो यहाँ से मार्क्स खींचेंगे, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है। 65 to 70% सिलेबस एनसीईआरटी से ही आता है, और फिर भी अगर मार्क्स नहीं आ रहे हैं तो मेरे को नहीं पता क्या होगा। बोर्ड्स के लिए भी तो एनसीईआरटी पढ़नी है ना, तो वो अगर अच्छे से पढ़ लोगे तो 65-70% सिलेबस एनसीईआरटी से ही आएगा। सीबीएसई प्लस जेई, जैसे कि मैंने कहा, एनसीईआरटी बोर्ड्स के लिए भी पढ़नी है। अगर अभी मार्क्स कम आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, मेहनत करोगे तो हो जाएगा। बट अगर आप चाह रहे हो कि मेहनत का ऑल्टरनेटिव मिल जाए, कि हमें तो मेहनत ना करनी पड़े फिर भी मार्क्स आ जाएं, तो आई एम सॉरी, फिर तो नहीं हो पाएगा डूड। और इसमें जो ट्रेंड्स हैं कि किस चैप्टर में कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल सा होता है, क्योंकि कहीं से भी कभी भी कुछ भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं एनसीईआरटी में से, तो ये बताना मुश्किल है। और इसमें तो मैं ये भी कहूँगा कि तुम रादर देन ऐसा करने की कोई चैप्टर छोड़ दो, क्योंकि कोई भी चैप्टर बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। अगर तुम मतलब वो एक दो चैप्टर जो तुम्हें मुश्किल लगते हैं वो छोड़ भी सकते हो, आयनिक इक्विलिब्रियम, केमिकल बॉन्डिंग वगैरह वो लास्ट के लिए रख सकते हो। बट बाकी सारे चैप्टर्स तो मैं कहूँगा एटलीस्ट इनऑर्गेनिक, तो इनऑर्गेनिक में मैंने डबल स्टार भी लगा रखा है यहाँ पे, इनऑर्गेनिक तो पूरी करके जाना, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कुछ कंसेप्चुअल नहीं होता है, रट्टा ही मारना होता है। और रट्टा तो हम बचपन से मारते आ रहे हैं, 10th तक भी सोशल साइंस भी होती थी, तो क्या कंसेप्चुअल था उसमें, सब कुछ रट के ही जाते थे और पूरे नंबर आते थे। इसमें भी यही है, इनऑर्गेनिक एनसीईआरटी से रट लो। एनसीईआरटी इज द बाइबल फॉर केमिस्ट्री, उसको रट लो। इनऑर्गेनिक में पूरे नंबर आएंगे, एक बार याद करनी है, उसके बाद ऐश ही ऐश है, ठीक है। So viewers, there is this very amazing thing which is launched by Unacademy, which is Unacademy Excel webinar. What's in it for you? You will get guidance by top educators and top rankers for acing both for your JEE exams and your board exams. You can enroll for free using my code KEARMY. The link is given in the first link in the description box. You have to go there and enroll with zero fees using my code KEARMY, and you can get a free counseling session. This will be happening on 23rd October from 10 AM to 1:15 PM. Details can be seen on the screen. Guidance आपको मिल रही होगी टॉप रैंकर्स और एजुकेटर्स से कि कैसे आप अपना जेई और बोर्ड्स दोनों एस कर सकते हैं. दिस इज अ वेरी न्यू थिंग, सो यू शुड डेफिनेटली ट्राई इट, एंड ऑफ कोर्स इट इज़ फ्री टू. एंड ऑल्सो जो जेई 2022 वाले हैं, एक क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है एक्सेल बैच, वो 13 अक्टूबर से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है वैसे, और एक और एक्सेल बैच स्टार्ट हो रहा है विच इज़ फॉर जेई मेंस एंड एडवांस 2022. सो यू कैन चेक दोज आउट टू. द लिंक्स इज present in the description box, and watch the complete video till the very end. ठीक है, सबसे पहले चलते हैं फिजिकल केमिस्ट्री पे. अभी इसी सीक्वेंस में आप प्रैक्टिस कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो जिस भी कैटेगरी में अप्लाई करते हो. सबसे पहले मोल कॉन्सेप्ट, देन एटॉमिक स्ट्रक्चर, देन केमिकल इक्विलिब्रियम, वही केसी केपी के क्वेश्चंस, देन थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इतना मुश्किल नहीं है, बट फिर भी अगर आपको लगता है तो आप इसको बाद के लिए रख सकते हो. देन सरफेस केमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, सॉलिड स्टेट्स. तो देखा जाए तो केमिस्ट्री में कोई भी चैप्टर, जैसे मैंने बोला, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है. बट स्टिल अगर आपको है ऐसा कि मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे मुश्किल लग रहा है, तो सबसे पहले तो आप इनऑर्गेनिक कर लेना, और फिजिकल में आप देख लेना कि आपको कौन सा करना है और कौन सा आप छोड़ना चाहते हो, दैट इज अपॉन यू. ऑर्गेनिक में बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स, ये भी ऑर्गेनिक के अंडर आता है, बट मैं तो इसको इनऑर्गेनिक में कंसिडर करता हूँ. वही रटने वाला चैप्टर है. पॉलीमर्स तो वैसे भी 10-11 पेज का चैप्टर है, ज़्यादा कुछ होता है नहीं इसमें, रटना ही है पूरा. तो बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स भी कहने को ऑर्गेनिक में है, बट इनऑर्गेनिक ही समझना. अरे इनऑर्गेनिक के अंडर ही समझता हूँ मैं तो ये भी रटने वाला चैप्टर है, इसको भी रट लेना, क्वेश्चन आएगा, डायरेक्ट टिक होना है. देन हाइड्रोकार्बन्स, जीओसी. अब जीओसी आ जाती है तो इसमें थोड़ा कंसेप्चुअल ज़्यादा हो जाता है, और जीओसी होगा 11th में, तो ही फिर 12th के जो बाकी चैप्टर्स हैं, हेलोअल्केन्स, हेलोअरीन्स, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर से इतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, एल्डिहाइड्स, कीटोन एसिड्स. तो जीओसी इज द बेस, इट इज़ द फाउंडेशन फॉर 12th आपकी ऑर्गेनिक. तो जीओसी पहले पढ़ना, उसके बाद पढ़ना, डायरेक्टली 12th में मत कूद जाना. ये हो गई केमिस्ट्री की बात. और जैसे कि मैंने पहले भी बोला कि अगर आप मैथ्स और फिजिक्स पढ़ के थोड़े से
परेशान हो गए हो थोड़ा सा, मतलब उसमें दिमाग बहुत ज्यादा लगाना पड़ता है, तो आप जब रिलैक्स कर रहे हो तो थोड़ा सा रिलैक्स कर लो। बट अगर आपको उतना ज्यादा पढ़ने का, उतना ज्यादा इंटेंस पढ़ने का मन नहीं है तो आप इनऑर्गेनिक पढ़ लो। उसमें आपको रीड ही करना है और बार बार रीड करना है, क्योंकि एक बार पढ़ने से याद नहीं होगा, आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा। मैंने खुद अपने टाइम पे एटलीस्ट 10 से 15 बार पूरी एनसीईआरटी पढ़ी थी, तब जाके मुझे वो याद हुई थी। एक बार पढ़ने पे आपको लगता है याद हो गया, बट 2 दिन बाद आपको नहीं रहता है याद। सो यू हैव टू रिवाइज इट अगेन एंड अगेन। तो ये एक छोटी सी ट्रिक है, छोटा सा हैक कह सकते हो कि इनऑर्गेनिक पढ़ने लग जाओ जब आपको बहुत ज्यादा इंडल्ज हो के इतना ज्यादा इंटेंसिव पढ़ने का मन नहीं है। राइट, तो चलते हैं अब आगे फटाफट फिजिक्स पे। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो रही है, मुझसे मेरे साथ बियर कर लेना, बस खत्म होने ही वाली है। तो अब इसमें जो मैंने 2 कैटेगरीज बनाई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट और इम्पोर्टेंट। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो पहले प्रायोरिटाइज करने हैं, इनको पहले पढ़ना है। अगर आप उस कैटेगरी में आते हो कि अगर आपके मार्क्स 50 से 60 आ रहे हैं या 50 to 70 में आ रहे हैं तो आपको ये पढ़ने हैं। बट जो रिवाइज भी कर रहे हैं, जो मिडवे भी हैं, वो भी इसी प्रायोरिटी में, इसी सीक्वेंस में रिवाइज कर सकते हैं, या जो नए पढ़ रहे हैं वो पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले है करंट इलेक्ट्रिसिटी, देन ग्रेविटेशन, देन काइनेमैटिक्स। और काइनेमैटिक्स 11th का पार्ट है, शुरुआत का। तो शुरुआत में तो बहुत ज्यादा बच्चे बूस्टअप होते हैं, तो वो शुरुआत 3-4 चैप्टर्स तो बहुत अच्छे से करते हैं, बाद में एंड में जाके ढीले पड़ जाते हैं। तो काइनेमैटिक्स सबका ऑलमोस्ट स्ट्रॉन्ग होता ही है, नहीं है तो अब कर लेना। देन सेमीकंडक्टर्स, आसान चैप्टर, यूनिट्स एंड डायमेंशंस, लड्डू चैप्टर, बिल्कुल ही लड्डू चैप्टर बहुत आसान चैप्टर है, और इसका मैंने लिखा है तुक्का लगाने में भी हेल्प करता है। ये क्यों है कि अगर आपको किसी क्वेश्चन में बाय चांस कोई आपसे जो पूछा है कि हमें सपोज x बता दो या y बता दो, अगर आपको x या y जो भी आपसे पूछा उसके आपको डायमेंशंस पता है, तो आप ऐसा हो जाता है कभी कभी, तो आप ऑप्शंस जो दिए हुए हैं उनकी भी डायमेंशंस निकाल लो। और अगर उन दोनों की, जो आपसे x की पूछी हुई है कि x की क्या वैल्यू होगी, आप वैल्यू नहीं निकाल पा रहे हो, न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, बट x की और जो ऑप्शन है उन दोनों की डायमेंशंस मैच नहीं कर रही है, तो वो ऑप्शन कभी उसका आंसर हो ही नहीं सकता। राइट, क्योंकि x अगर किसी वैल्यू के बराबर है तो दोनों की डायमेंशंस LHS में और RHS में इक्वली होगी। तो ये ऐसे तुक्का लगाने में भी हेल्प करता है, आप ऑप्शंस एलिमिनेट कर सकते हो। मेरा भी जब मैं अपने कोचिंग में मॉक टेस्ट देता था तो 1-2 बार ये तुक्का लग गया था, बाय चांस ऑप्शन एलिमिनेट हो गए थे, मुझसे न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हो रहा था, बट तुक्के से मेरा हो गया था सही। ठीक है, आगे चलते हैं। एरर्स एंड मेजरमेंट्स, बहुत ही आसान चैप्टर ये, और इंस्ट्रूमेंट्स वाला पार्ट भी, ये भी आप अपने स्कूल में प्रैक्टिकल करते हो तो आपकी तैयारी हो ही जाती है। वर्नियर कैलिपर, टेलीस्कोप, पोटेंशियोमीटर, सारे जो भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं इनसे भी क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। देन कम्युनिकेशन सिस्टम, लड्डू चैप्टर बहुत ही आसान चैप्टर है, कर लेना। मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से मैंने जैसे पहले भी कहा थोड़े मीडियम टू हार्ड लेवल के क्वेश्चंस आ जाते हैं, बट स्टिल हम इसको करेंगे, हम इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में डाल रहे हैं। अब आते हैं इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, बट ये डिफिकल्ट है, तो पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले सारे कर लो तो इस पे आना। इसमें आता सबसे पहले थर्मोडायनेमिक्स। अब थर्मोडायनेमिक्स का मेरे को क्या पर्सनली फील होता है कि है ठीक है, मुश्किल चैप्टर है, बट एडवांस में बहुत ज्यादा मुश्किल आता है थर्मोडायनेमिक्स से। मेंस में उतना ज्यादा मुश्किल तो एविडेंटली नहीं आता है, बट स्टिल अगर आप थोड़ी सी इसमें मेहनत करोगे, थोड़ी प्रैक्टिस कर लोगे, तो थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन मेंस में तो आई गेस मेरे हिसाब से, मेरी पर्सनल ओपिनियन है ये, कि निकल जाते हैं, बट स्टिल इसको मुश्किल कैटेगरी में डाला है। देन वेव्स, SHM, ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स के अंदर डॉपलर्स इफेक्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग टू मेंस। देन हमारा RBD विच इज रिजिड बॉडी डायनामिक्स, देन EMI, फ्लूइड मैकेनिक्स, POM, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ये सारे मुश्किल में डाले हैं, तो पहले इंपॉर्टेंट कर लो, उसके बाद ही मुश्किल वाले पे आना। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया है कि कौन से तीनों सब्जेक्ट्स के कौन से ज्यादा वेटेज वाले और इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं। तो अगर आपका स्कोर अभी कम आ रहा है तो आप पहले इनको कर लो, ताकि आप थोड़े सेफ जोन में आ जाओ कि इनको कर लूंगा तो थोड़े मार्क्स मेरे बिल्डअप हो गए, उसके बाद आप बाकी चैप्टर्स भी जरूर से कर सकते हो। और जो रिवाइज कर रहे हैं या फिर जिनका 60-70% सिलेबस हो रखा है वो भी इनको रेफर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी वीडियो मेरे को पता है आपको जरूर पसंद आई होगी, तो लाइक जरूर छोड़ के जाना, कमेंट जरूर करके जाना,
और ये भी बता देना, वीडियो सजेशन दे देना कमेंट्स में कि आप और क्या चाहते हो कि कौन से टॉपिक पर हम वीडियो बनाएं जिससे आपकी हेल्प हो जाए. वी विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू एंड शेयर द वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स. इंस्टाग्राम पे अगर अब तक फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना.